हाय दोस्तों। आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में हम लोग काफी सारी बातें कर चुके हैं। काफी सारी टर्म्स हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, जैसे कॉइल स्पैन, पोल पिच। ठीक है, इसके अलावा कम्यूटेटर पिच, बैक पिच, फ्रंट पिच, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं, जो कि आपके लिए गेट में तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अदर एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। और अगर इन जनरल भी आप मशीन्स की स्टडी में इंटरेस्टेड हो, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत गहराई में समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आपको मिलेगी किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं पिक करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। अब देखो, याद करो, अभी तक मैंने क्या बोला था हर जगह लैप और वेव वाइंडिंग को, कि हम लोग सिंप्लेक्स वाइंडिंग बना रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि वी आर डिजाइनिंग मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, पहली बात तो जरूरत क्यों पड़ती है, सिंप्लेक्स से हम लोग डेविएट क्यों करते हैं। तो देखो क्या होता है, अगर एक 10 पोल डीसी मशीन अगर हम बनाएं, 10 पोल डीसी मशीन, इसमें पैरेलल पाथ कितने होंगे, पोल्स यानी कि 10 के बराबर अगर लैप वाइंडिंग बनाते हो, और पैरेलल पाथ होंगे 2 अगर वेव वाइंडिंग बनाते हो। लेकिन अगर हमें पैरेलल पाथ, इफ पैरेलल पाथ अगर हमें 2 से 10 के बीच में चाहिए, देन वी मेक यूज ऑफ मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्या करती है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज कर देती है। फॉर m ऑर्डर मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हो जाता है mp फॉर लैप, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हो जाता है 2m फॉर वेव। m से मल्टीप्लाई हो जाता है। एज एन एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं सपोज डुप्लेक्स की, तो इसमें पैरेलल पाथ हो जाते हैं 2p फॉर द केस ऑफ लैप वाइंडिंग, और पैरेलल पाथ हो जाते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 4 फॉर द केस ऑफ वेव वाइंडिंग। ठीक है, अब ये तो हमें क्लियर है कि पैरेलल पाथ बढ़ गए। इसका मतलब क्या है, देखो हम ये भी जानते हैं जितने पैरेलल पाथ होते हैं वाइंडिंग में, उतने ही ब्रशेस यूज किए जाते हैं। यानी डुप्लेक्स वाइंडिंग में लैप के केस में ब्रशेस होंगे 2p, और वेव के केस में ब्रशेस होंगे 4। तो ब्रशेस बढ़ाने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ाने हैं तो वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रशेस। और कंस्ट्रक्शन वाइज क्या चेंज आता है कि जो कम्यूटेटर पिच थी सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए क्या थी, +-1, तो मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए होती है +-m। ठीक है, +-1 नहीं होगी। और ऐसे ही वेव वाइंडिंग के लिए क्या थी, 2/p C+-1, तो C+-m फॉर द केस ऑफ वेव। m की वैल्यू 2 रख दोगे डुप्लेक्स के लिए, 3 रख दोगे ट्रिप्लेक्स के लिए, बट कम्यूटेटर पिच हमें चेंज करनी पड़ेगी इफ वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। मेरी बात समझ आ रही है? पैरेलल पाथ बढ़ाने के लिए ब्रशेस बढ़ेंगे और कम्यूटेटर पिच चेंज होगी। तो इसमें लिख लो, इन मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, in multiplex winding, in order to increase, in multiplex winding, in order to increase the number of parallel path, in order to increase the number of parallel path, we have to increase the number of brushes, we have to increase the number of brushes as well as commutator pitch, as well as commutator pitch। तो एक एग्जांपल से समझे भाई डिजाइनिंग कैसे होगी, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल में मैं मेथड वो यूज करूंगा वाइंडिंग का जो मैंने सबसे पहले बताया था ना, कॉइल स्पैन और कम्यूटेटर पिच से, उससे बनाऊंगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो, स्लॉट ले रहा हूं 8,
पोल्स ले रहा हूं 2 और मैं बनाना चाह रहा हूं लैप वाइंडिंग बट डुप्लेक्स। ठीक है, अब लैप वाइंडिंग में हमें यह समझ आता है अगर 2 पोल्स की बात हो रही है तो 2 ही ब्रशेस लगने चाहिए और 2 ही पैरेलल पाथ आने चाहिए। लेकिन डुप्लेक्स है तो हमें ये देखना है इसमें 4 पैरेलल पाथ और 4 ब्रशेस कैसे आते हैं। अब सबसे पहली बात हम बात करेंगे डबल लेयर वाइंडिंग की। अगर हम डबल लेयर वाइंडिंग की बात करना चाहते हैं तो इसमें कॉइल्स होती हैं स्लॉट्स के बराबर, यानी कि 8। तो कॉइल साइड्स कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 16। 8 से डबल हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हर कॉइल की 2 साइड होती हैं। तो पहले 16 कॉइल साइड बना लेते हैं भाई, जैसे मैं पहले ही बनाता दिखाता आया हूं। ठीक है, तो 16 कॉइल साइड मुझे दिखानी है। टॉप साइड सॉलिड लाइन, बॉटम साइड डॉटेड लाइन। ठीक है, कितनी लाइंस हो गई? सॉलिड लाइन हो गई 1 2 3 4 5। हमें 8 बनानी है, तो 6 7 और ये हो गई भाई अपनी 8। ये हो गई ना 8 लाइन। अब मैं नंबरिंग कर देता हूं। नंबरिंग पुरानी वाली यूज कर रहा हूं, 1 1 डैश, 2 2 डैश, 3 3 डैश, 4 4 डैश, 5 5 डैश, 6 6 डैश, 7 7 डैश, 8 8 डैश। चाहो तो फ्रंट पिच बैक पिच से भी बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो पुराने वाला जो मेथड है वो भी फॉलो कर सकते हो, बस कम्यूटेटर पिच चेंज होती है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले कॉइल स्पैन की बात कर लेते हैं। ये मैंने बताया था ना S/P लेते हैं, ये आ गया 4। कम्यूटेटर पिच मुझे प्रोग्रेसिव लेनी है वाइंडिंग, तो पॉजिटिव लूंगा, और डुप्लेक्स है तो 2 लूंगा, 1 नहीं लूंगा। अब 4 है तो 1 का दूसरा हिस्सा पीछे की तरफ कौन बनेगा? 5 डैश। ये बन गया। नीचे कम्यूटेटर भी बना लेते हैं। ठीक है, नीचे मैं कम्यूटेटर दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। अब 1 वाला अगर 1 में जा रहा है तो 5 डैश किस में जाएगा? 1 प्लस 2 में, क्योंकि कम्यूटेटर पिच 2 है, तो 1 प्लस 2 किस में जाएगा? 3 में। अब 3 से और कौन ओरिजिनेट होगा? 3 वाला। 3 वाला 3 से ओरिजिनेट हुआ, इसका दूसरा हिस्सा 3 प्लस 4 7 डैश। 3 वाला 3 में है तो 7 डैश 3 प्लस 2 5 में आएगा। 5 से तो 5 भी ओरिजिनेट होगा, 5 का दूसरा हिस्सा 5 प्लस 4 9 डैश। 9 तो अब है नहीं भाई, तो ये किस तरफ जाएगा? 9 डैश का मतलब 1 डैश। तो ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम 5। 5 वाला 5 में है तो 1 डैश कहां जाएगा? 7 में। तो इस टाइप से 1 डैश आ जाएगा। 7 से और कौन सा निकलेगा? 7 खुद निकलेगा। 7 निकला, 7 का दूसरा हिस्सा 7 प्लस 4 11। लेकिन है तो टोटल अपने पास कितने भाई? है तो अपने पास 8। तो ये किस तरफ जाएगा? 11 डैश का मतलब 3 डैश।
तो ये आया फ्रॉम 7। तो अब 3 डैश वाला कौन से कम्यूटेटर में जाएगा? अगर ये 7 में है तो वो जाएगा 7 + 2 9 में, यानी कि 1 डैश में। ये बन गया, सॉरी 1 में। 1 से चले थे 1 पे खत्म हो गए, यानी कि ये वाइंडिंग अपनी पूरी हो गई, एक पूरी हो गई। लेकिन अभी देखो कितने स्लॉट रह गए, 2 वाला रह गया, 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला। तो तुमने 4 ही स्लॉट कवर किए हैं, 1 3 5 और 7। 2 4 6 8 तो किए ही नहीं। तो 2 4 6 8 से ना बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। 2 का दूसरा हिस्सा 2 + 4 6 डैश, ये गया। 2 वाला गया भाई 2 में, 6 डैश वाला जाएगा 4 में। 4 से तो 4 भी चलेगा। 4 का दूसरा हिस्सा 4 + 4 8 डैश, ठीक है। 4 + 4 8 डैश। 4 वाला 4 में गया तो 8 डैश वाला जाएगा 6 में। 6 से तो 6 भी चलेगा। 6 का दूसरा हिस्सा 6 + 4 10 डैश, लेकिन है तो 8 ही। 10 डैश माने 2 डैश। अगर 6 वाला 6 में गया तो 2 डैश जाएगा 6 + 2 8 में। अब 8 में तो 8 भी जाएगा। 8 का दूसरा हिस्सा 8 + 4 12, लेकिन 12 नहीं है ना अपने पास, स्लॉट सिर्फ 8 हैं। तो 12 का मतलब हुआ 4 डैश। अब 8 वाला 8 में गया तो 4 डैश वाला 8 + 4 सॉरी 8 + 2 10, लेकिन है 8 तो 2 में जाएगा। अब देखो ये ब्लू वाली वाइंडिंग एक बन गई या इंडिविजुअल, और रेड वाली वाइंडिंग अलग बन गई। तो पहले हमने ऑड नंबर वाले स्लॉट्स को कवर कर लिया और फिर अलग से इवन नंबर वाले स्लॉट्स को कवर कर लिया। अब मेरे पास 2 ही पोल हैं। अगर मेरे पास 2 ही पोल हैं तो 4-4 स्लॉट दोनों के नीचे आ जाएंगे। तो यहां नॉर्थ बना लो, 4 स्लॉट आ गए नॉर्थ के नीचे, और ऐसे ही बचे हुए 4 स्लॉट आ गए साउथ के नीचे। ब्रशेस प्लेस करने की बात कर रहा हूं अब मैं। आर्मेचर का रोटेशन किधर मानते हो? राइट में मानते हो ना? और देखो ये भी मैं बता चुका था कि नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मान लूंगा, क्योंकि तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आ रही है, साउथ की बाहर। तो करंट की डायरेक्शन कैसे आती है? वेलोसिटी राइट में, नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो V क्रॉस B ऊपर। तो ये 4 के अंदर ऊपर आएगी और बाकी 4 के अंदर नीचे आएगी, ठीक है। अब ये 4 के अंदर ऊपर आ रही है तो अब हमें कंडक्टर्स के अंदर करंट देखना है। देखो पहले वाले में 1 है, 3 डैश है, दोनों ऊपर है तो यहां पे करंट है, ब्रश आना चाहिए। दूसरे वाले में 2 का ऊपर है और इधर से भाई 4 डैश भी ऊपर है तो इधर भी ब्रश आना चाहिए। फिर ब्लू वाले में फिर से देखो 3 का ऊपर है और इधर से 5 का नीचे है तो इधर कोई करंट नहीं है। फिर अगले में देखो 4 का ऊपर और इधर से 5 का नीचे, इसमें भी कोई करंट नहीं आएगा तो कोई ब्रश नहीं। इधर देखो 5 का नीचे, इधर से 7 का नीचे, ब्रश आना चाहिए। इधर 6 का नीचे और इधर से 8 डैश का भी नीचे, ब्रश आना चाहिए। फिर अगले में देखो 7 में ये किधर से आ रहा था? एक तो 7 से आ रहा था नीचे की तरफ और ये 1 डैश से आ रहा था। 1 डैश माने ऊपर की तरफ, कोई ब्रश की जरूरत नहीं। इधर 2 डैश ऊपर की तरफ, 8 डैश नीचे की तरफ, कोई ब्रश नहीं। तो ब्रशेस की रिक्वायरमेंट अपनी कहां कहां बन रही है? देखो एक तो यहां बन रही है और एक यहां बन रही है। तो यहां पे देखो दोनों से करंट एंटर कर रहा है 2 ब्रश, दोनों से लीव कर रहा है 2 ब्रश। तो कितने ब्रश लगे टोटल? 4 ब्रश। इसका मतलब पैरेलल पाथ भी कितने बने? 4। और यही चीज मैंने शुरू में भी बोली थी कि डुप्लेक्स वाइंडिंग में जो ब्रशेस होंगे वो डबल हो जाएंगे और पैरेलल पाथ भी डबल, इस तरह से बनती है। यानी तुम ये देखो एक ही कम्यूटेटर को ना मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक तो ऑड नंबर वाले यूज कर लिए अलग और इवन नंबर वाले अलग। यानी एक ही वाइंडिंग के अंदर इनबिल्ट 2 वाइंडिंग है, इसीलिए पैरेलल पाथ हमारे डबल हो गए। अगर ट्रिप्लेक्स लेते तो यही कम्यूटेटर, यही स्लॉट्स 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए रहते
ठीक है, और 3 हिस्सों में डिवाइड होते तो 3 गुना पैरेलल पाथ हमारे जनरेट हो जाते। तो बस ये ध्यान रखो क्या चेंज होता है जब हम मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में आते हैं, सिर्फ कम्यूटेटर पिच चेंज होता है और इससे चेंज हो जाते हैं पैरेलल पाथ और नंबर ऑफ ब्रशेस। ठीक है, ये जो ब्लू वाली वाइंडिंग है ये अलग से कंस्ट्रक्ट हुई है, रेड वाली वाइंडिंग अलग से कंस्ट्रक्ट हुई है। अब याद करो, जब सिंप्लेक्स बनाते थे पूरी वाइंडिंग एक बार में बनती थी, कभी भी अलग अलग वाइंडिंग नहीं जनरेट होती थी। लेकिन यहां क्या हुआ कि वाइंडिंग 2 हिस्सों में जनरेट करनी पड़ी। एक वाइंडिंग ब्लू वाली अपने आप क्लोज हो गई और रेड वाली अलग से क्लोज हुई। तो एक पॉइंट ये लिखना, इन केस ऑफ डुप्लेक्स वाइंडिंग, in case of duplex winding, there are inbuilt two closed windings, out of which one exists for odd numbered slots, and the other exists for even numbered slots, and due to two closed winding within the armature, the number of parallel path and number of brushes required are also doubled. ठीक है, ये बात क्लियर हुई? मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग समझ आया? आगे आते हैं, अगला टर्म जो मैं एक्सप्लेन करूंगा दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिट कॉइल। अब देखो, स्प्लिट कॉइल का कंसेप्ट तब पढ़ने मिलता है जब एक स्लॉट में 2 से ज्यादा कॉइल साइड हो। अभी तक तो हमने देखो सिंगल लेयर और डबल लेयर की बात की है ना, तो सिंगल लेयर में एक कॉइल साइड आती है पर स्लॉट, डबल लेयर में 2 साइड आती हैं, एक टॉप और एक बॉटम। अगर 2 से ज्यादा आ जाएं, जैसे 4 कॉइल साइड आ जाएं, 6 कॉइल साइड आ जाएं, अगर इस तरह से कॉइल साइड आने लगेंगी तब वहां से स्प्लिट कॉइल का कंसेप्ट जनरेट होता है। अब स्प्लिट कॉइल किसे कहते हैं? अगर एक स्लॉट में 2 कॉइल की टॉप साइड एक साथ आ रही है लेकिन उनकी बॉटम साइड अलग अलग स्लॉट में चली जाए, तब उसे कहते हैं स्प्लिट कॉइल। तो इसमें लिखना, स्प्लिट कॉइल इज generated when there are more than 2 coil sides, per slot, and the top sides of 2 different coil lie in the same slot but bottom side lies in different slots। ठीक है, टॉप साइड तो एक ही स्लॉट में आए बट बॉटम साइड अलग अलग स्लॉट में आए, तब उसे बोलोगे स्प्लिट कॉइल। इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल लिखो, क्वेश्चन लिखना, वर्क आउट अ सूटेबल अरेंजमेंट फॉर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग हैविंग 30 slots, 60 coils, 30 slots, 60 coils and 4 poles। ठीक है भाई, ये हुआ। अब इसका समझते हैं क्या होगा। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात हो रही है। अब कॉइल साइड्स कितनी होंगी पहले मुझे ये बताओ। 60 कॉइल्स हैं, हर कॉइल की हमेशा 2 साइड होती हैं, तो 120 हुई। एक स्लॉट में कितनी कॉइल साइड होंगी? 4 आ गई ना, तो हर स्लॉट में 4 कॉइल साइड आएंगी, यानी ये डबल लेयर नहीं हुई, इसके अंदर एक तरह से हमारी 4 कॉइल साइड आएंगी। डबल लेयर में तो क्या होता है, 2 आती है ना, एक ऊपर एक नीचे, यहां कैसे आएंगी, 2 ऊपर और 2 नीचे।
अब सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग बनाने के लिए अगर बैक पिच फ्रंट पिच वाले मेथड से जाते हैं तो बैक पिच क्या लिखते थे हम, 2C/P प्लस माइनस के। अब देखो यहां फर्क आ जाएगा, पहले मैंने बोला था C की जगह S भी लिख सकते हो क्योंकि डबल लेयर की बात कर रहे थे, लेकिन यहां कॉइल और स्लॉट बराबर नहीं है, तो याद इसलिए रखना 2C/P 2 × 60/4 प्लस माइनस के। तो ये कितना है 30 प्लस माइनस के। लेकिन मैंने क्या बताया था कि बैक पिच हमेशा ऑड होनी चाहिए। बैक पिच अगर हमेशा ऑड होगी तो इसके दो वैल्यूज हो सकते हैं 29 और 31, ठीक है, दो हो सकती हैं बैक पिच। सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच 1 लोगे तो वाइंडिंग पिच डबल होती है ना, 2 होगी। तो फ्रंट पिच कैसे निकालोगे, इट इज बैक पिच माइनस वाइंडिंग पिच, यानी 27 और 29। अब एक काम करते हैं, दोनों के लिए एक बार वाइंडिंग डिजाइन करके देखते हैं, बैक पिच जब 29 हो या बैक पिच जब 31 हो। अब 4-4 कॉइल साइड पर स्लॉट में है। अब हमेशा नंबरिंग क्या करते हैं, टॉप वाली साइड्स को ऑड नंबर से दिखाते हैं और बॉटम को इवन से। या दूसरा नंबरिंग कौन सा था जो मैंने सबसे पहले बताया था, टॉप वाले को नंबर से, बॉटम वाले को डैश करके लिखते हैं। लेकिन जब हमने फ्रंट पिच बैक पिच डिस्कस किया था तो मैंने क्या बोला था कि टॉप साइड को हमेशा ऑड नंबर और बॉटम साइड को हमेशा इवन। तो ये वाला पॉइंट लिखना, टॉप कॉइल साइड्स are always assigned odd numbers and bottom coil sides are always assigned even numbers, ठीक है। और हर स्लॉट में 4-4 कॉइल साइड डालनी है। देखो पहला स्लॉट बनाओगे, फिर दूसरा, इसी तरह से चलेगा ना, 30 स्लॉट बनेंगे। तो मैं डॉट डॉट कर लेता हूं। अब देखो सबसे पहले में 4 कॉइल साइड दिखाओगे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। नंबरिंग कैसे होगी, ऊपर वालों को ऑड नंबर 1 3, नीचे वालों को इवन 2 4 5 7 6 8, ऐसे करके चलेगा। ये हो गया स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2। अब मुझे ये बताओ इसी लॉजिक से 7वें स्लॉट में क्या आएगा, 6 स्लॉट पूरे हो चुके होंगे ना, यानी 24 तक पहुंच चुके होंगे। 7वें नंबर के स्लॉट में क्या आएगा, 25 26 27 28, 8वें में 29 30 31 32, 9वें में 33 34 35 36। अभी रीजन समझाता हूं मैं यही स्लॉट्स क्यों ले रहा हूं। लेने के लिए और भी कोई ले सकते थे, बट यही क्यों। देखो पहले में 4 तक आया, दूसरे में 8 तक, तो छठे में 24 तक आएगा। ये वाला शुरू होगा 25 से, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। अब बैक पिच में हमने क्या बोला था कि टॉप कॉइल साइड कौन से बॉटम से जुड़ेगी, एट बैक ऑफ आर्मेचर, यानी ऊपर से, उसे हम क्या बोलते हैं, बैक पिच। पहले 29 ले लो, अगर YB 29 लेते हो तो 1 वाली किस में जुड़ेगी, 30 में। 3 वाली किस में जुड़ेगी, 32 में। तो 1 वाली जुड़ी 30 में, 3 वाली जुड़ी 32 में। तो 1 और 3 दोनों किस में थे, स्लॉट नंबर 1 में। 30 और 32 किस में, स्लॉट नंबर 8 में। तो इनके टॉप साइड भी एक साथ हैं और बॉटम साइड भी सेम स्लॉट में लाई कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बैक पिच हम लेते 31, तब क्या होता, 1 का बॉटम साइड 32, 3 का बॉटम साइड 34, बैक पिच ऐड हो गई ना। 1 और 3 कौन से स्लॉट में है, एक नंबर में, 32 है 8वें में, 34 है 9वें में। तो देखो इनके टॉप साइड एक साथ आए लेकिन बॉटम साइड अलग अलग स्लॉट में चले गए। इसी को बोलते हैं स्प्लिट कॉइल। स्प्लिट कॉइल से क्या हुआ, 1 वाली कॉइल तो 32 पे खत्म हुई,
और 3 वाली अगले स्लॉट में जाके, तो 3 वाली कॉइल लंबी हो गई क्योंकि वो एक स्लॉट आगे खत्म हो रही है, यानी दोनों कॉइल की लेंथ बराबर नहीं आएगी। तो हमेशा कंस्ट्रक्शन ऐसे करना चाहिए जिसमें स्प्लिट कॉइल ना आए, वरना सभी की लेंथ अलग अलग हो जाती है। तो ये वाला भी पॉइंट लिखना, स्प्लिट कॉइल शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, split coil should always be avoided so that length of each coil is identical and all coils are identical अब स्प्लिट कॉइल अवॉइड कैसे करा जा सकता है? अब हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी बैक पिच लेने से स्प्लिट कॉइल नहीं आएगी? ये तब नहीं आती जब YB माइनस 1/u एक इंटीजर बन जाए। अब चलो भाई, YB तो समझ आ रहा है, U क्या है? U है कॉइल साइड्स पर स्लॉट। जैसे इसमें देखो, एक स्लॉट में कितनी कॉइल साइड है? 4। अगर बैक पिच में 29 रखोगे, 29 माइनस 1/4 28/4 यानी 7, 31 रखोगे तो 30/4 7.5। तो कौन सा यूज करें? जहां इंटीजर आ रहा है, यानी 29। और हमने देखा 29 पे कोई स्प्लिट कॉइल नहीं थी। स्प्लिट कॉइल किस में बनी? 31 में। मतलब समझ आया स्प्लिट कॉइल का? 1 वाली कॉइल का दूसरा हिस्सा है 32 और 3 वाली का है 34। तो एक तो 8 नंबर स्लॉट में आया एक कॉइल का हिस्सा और दूसरे का 9 नंबर स्लॉट में, जबकि ये शुरू सेम स्लॉट से हुई थी। तो जो ऐसा हो, अगर दो कॉइल सेम स्लॉट से शुरू होके खत्म अलग अलग स्लॉट पे हो, तो उसे बोलते हैं स्प्लिट कॉइल। अगर शुरू एक साथ हुई है तो खत्म भी एक साथ होनी चाहिए, ताकि सबकी लेंथ बराबर आए। मेरी बात क्लियर है? उसकी कंडीशन होती है YB माइनस 1/u मस्ट बी अ इंटीजर। तो जब मल्टीपल बैक पिच आ जाए ना तुम्हारे पास, तो ये कंडीशन फिट करके देख लेना स्प्लिट कॉइल के लिए। ठीक है, स्प्लिट कॉइल का फंडा क्लियर हुआ। लेकिन ये कब आती है? जब डबल लेयर से ऊपर जाते हो, यानी 2 से ज्यादा कॉइल साइड अगर हर स्लॉट में लगाई जाए। अच्छा, ये चीज सोचो, अगर 2 से ज्यादा कॉइल साइड हर स्लॉट में लगा रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि स्लॉट के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, स्लॉट के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसा कि बहुत लोगों ने सही भी सोचा होगा, स्लॉट का साइज बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो 2 ही कॉइल के हिस्से आ रहे थे, अब 4 कॉइल के हिस्से आ रहे हैं, तो स्लॉट की विड्थ क्या करोगे? इंक्रीज, यानी स्लॉट अब चौड़े बनाए जाएंगे एज कंपेयर टू अर्लियर। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो मैंने जैसे बोला भी था। अगला हेडिंग डालना डमी कॉइल। डमी कॉइल। अब देखो, बात यह आती है, ये डमी कॉइल क्या चीज है? अब जैसा कि देखो, हमने देखा था कि वेव वाइंडिंग के अंदर स्लॉट्स जो होते हैं ना, थोड़ा सा अटपटा लिया जाता है। कैसे? एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो, लैप वाइंडिंग अगर लो, मान लो मैं कह दूं कि स्लॉट है सपोज मेरे पास 16, पोल्स हैं 4, तो तुम क्या कहोगे भाई? कॉइल स्पैन सिंपली आ गया 16/4 बराबर 4, और कम्यूटेटर पिच में ले लूंगा 1, वाइंडिंग बन जाएगी। लेकिन जब वेव वाइंडिंग की बात आती है, अगर हम स्लॉट 16 और पोल 4 ले लें, तब मैंने तुम्हें एक चीज बताई भी थी, दिक्कत क्या हो जाती है इसके अंदर कि ओनली, और यहां पे कम्यूटेटर पिच अगर ले लें 2s/p, अगर ऐसा ले लें तो ओनली 2 कॉइल्स आर इन सीरीज। याद करो, जब मैं वेव वाइंडिंग पे आया था, तो मैंने बोला था ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करते हैं, स्लॉट ले लेते हैं 17, फिर पोल ले लो 4, और कम्यूटेटर पिच क्या ले लो? 2/p s+-1। ऐसा किया था ना? लेकिन इसका मतलब है यहां पे स्लॉट्स का नंबर क्या होता है? ऑड। तो क्या होता है, अब अगर तुम्हें वेव वाइंडिंग बनानी है तो तुम्हें ऐसा आर्मेचर लाना होगा जिसमें 17 स्लॉट हो। अब या तो ऐसा तुम स्पेशली मैन्युफैक्चर कराओ जिसमें 17 स्लॉट हो। अगर ऐसा नहीं करा सकते, मार्केट के अंदर ऐसा आर्मेचर अवेलेबल है जिसमें 18 स्लॉट है या 20 स्लॉट है,
जो स्टैंडर्ड मार्केट में मिल रहा है। तब क्या करोगे, तुम्हें यूज तो 17 करने हैं, तुम्हारे पास अवेलेबल कितने हैं, मान लो 20, तो कितने स्लॉट अनयूज्ड रह जाएंगे, 3। अगर मान लो 20 हैं, 17 यूज करने वाले हो, तो 3 तो वेस्ट हुए। अगर तुमने 3 में वाइंडिंग नहीं लगाई तो क्या होगा, उन 3 स्लॉट्स का वेट जो है वो कम हो जाएगा। जहां जहां वाइंडिंग वहां वजन ज्यादा, और जहां वाइंडिंग गायब वहां वजन कम। तो मैकेनिकली रोटर जो होगा, जो आर्मेचर होगा, वो अनबैलेंस रहेगा। तो उसे बैलेंस करने के लिए बचे हुए 3 स्लॉट्स में भी वाइंडिंग देनी पड़ेगी। लेकिन अब दिक्कत है, मेरे तो वाइंडिंग के डिजाइन में 17 स्लॉट आ रहे थे और मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि 20 स्लॉट में कर दो वाइंडिंग। फिर तो यार पूरा ही कंसेप्ट ही बदल गया ना हमारा, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो क्या करते हैं, वो 20 स्लॉट में वाइंडिंग तो करो, बट वो जो 3 एक्स्ट्रा स्लॉट हैं उनकी वाइंडिंग को कम्यूटेटर से मत जोड़ो। यानी वो मशीन का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, वो सिर्फ वहां रखे गए हैं मैकेनिकल बैलेंस के लिए, या ये कह दो वेट बैलेंस करने के लिए। वो एनर्जी कन्वर्जन का हिस्सा नहीं बनते, दे आर नॉट कनेक्टेड टू कम्यूटेटर। और इस तरह की कॉइल्स को कहते हैं डमी कॉइल। तो लैप वाइंडिंग में हमारे स्लॉट्स जो होते हैं वो इवन होते हैं, तो वहां डमी कॉइल की अक्सर जरूरत नहीं पड़ती है। डमी कॉइल की जरूरत किसमें पड़ जाती है, वेव वाइंडिंग में। तो पॉइंट लिखो, इन वेव वाइंडिंग number of slots required are odd, whereas in lap winding number of slots required are even. Next point, sometimes an armature with odd number of slots may not be available, so we have to use standard armature which may have more than required number of slots. Next point, if some slots are left unused, then their weight is less as compared to rest of the slots, so the rotor is mechanically unbalanced. ठीक है, so the rotor is mechanically unbalanced. Next point, in order to achieve mechanical balancing, we must construct winding even in extra slots. ठीक है, वाइंडिंग बनाई जाए इवन एक्स्ट्रा स्लॉट्स के अंदर। अगला पॉइंट, ठीक है, वाइंडिंग बनानी पड़ेगी भाई एक्स्ट्रा स्लॉट्स के अंदर। अगला पॉइंट लिखो, बट दिस वाइंडिंग should not be connected to commutator and its ends must be taped यानी चिपका देना, खुला मत छोड़ना उसका एंड, so that it does not take part in electromechanical energy conversion. But balances the weight of the rotor. ठीक है, but balances the weight of the rotor. रोटर को बैलेंस कर दे, एनर्जी कन्वर्जन का हिस्सा ना बने। तो डमी कॉइल अवॉइड कब हो सकती है, जब तुम्हारे पास उतने ही स्लॉट्स हो जितने तुम्हें वाइंडिंग बनाने के लिए चाहिए। तो ये वाला ही पॉइंट लिख लो, डमी कॉइल कैन बी अवॉइडेड if the armature has exactly same number of slots as required. ठीक है, तो बात मेरी समझ आई। कभी भी आर्मेचर में जब जरूरत से ज्यादा स्लॉट हो तो स्लॉट्स को खाली नहीं छोड़ा करते, उसमें वाइंडिंग रख देते हैं, बट उसे कम्यूटेटर से नहीं जोड़ते। उससे रोटर बैलेंस हो जाता है और साथ ही साथ एनर्जी कन्वर्जन में या मशीन के ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इतना पॉइंट अच्छे से क्लियर है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, जैसे देखो सर्कुलेटिंग करंट की बात तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी हुई थी कहीं ना कहीं, जब पैरेलल ऑपरेशन की बात थी।
तो यानी सर्कुलेटिंग करंट की बात कब आती है? जब मल्टीपल सिस्टम्स पैरेलली कनेक्ट होते हैं, क्योंकि करंट तो गोल गोल तभी घूमेगा ना जब दो चीजें पैरेलल में है। तो ऐसे ही डीसी मशीन में सर्कुलेटिंग करंट की बात आती है इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग। इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग क्या होता है, जब कभी लैप वाइंडिंग बनाते हैं ना, तो कोई भी एक पैरेलल पाथ सिर्फ दो ही पोल्स के नीचे लाई करता है, कभी भी सारे पोल्स के नीचे लाई नहीं करता। ये तो तुम वाइंडिंग डिजाइन करोगे ना तो ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि एक जो कॉइल होती है, जो एक पैरेलल पाथ होता है, इट ओनली लाइज अंडर टू पोल्स एंड नॉट ऑल द पोल्स। वो कभी भी सारे पोल्स को फेस ही नहीं करता है। तो ये वाला पॉइंट लिख लो भले ही। इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग, each parallel path lies only under two poles and not all the poles, whereas in wave winding, the winding progresses like a wave and it passes under all the poles, लैप और वेव वाइंडिंग में बहुत बड़ा ये डिफरेंस आ जाता है कि लैप वाइंडिंग में एक पैरेलल पाथ सिर्फ दो ही पोल्स के अंडर लाई करता है, कभी भी सभी पोल्स के अंडर लाई नहीं करता। एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो, लैप वाइंडिंग ऐसे बनाना सीखा था ना हमने। मान लो 4 पोल हैं, तो 4 ही ब्रश होंगे और 4 ही पैरेलल पाथ होंगे। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन से सिखा रहा हूं, ठीक है। चाहो तो वो पूरा कंस्ट्रक्शन भी खोल सकते हो जो लैप वाइंडिंग हमने पढ़ा है। ये हो जाएगा ना। अब देखो, ये चारों वाइंडिंग जो है एक एक पैरेलल पाथ होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एक ब्रश एक पोल के नीचे लाई करता है। अब थोड़ा सा हिसाब लगाओ, देखो कि अगर एक पैरेलल पाथ को देखो तो ये इस नॉर्थ पोल से भी इंफ्लुएंस होगा और इस साउथ पोल से भी। ये वाला पैरेलल पाथ इस साउथ और इस नॉर्थ से, ये इस नॉर्थ और इस साउथ से, और ये इस साउथ और इस नॉर्थ से। इससे क्या हुआ कि हर पैरेलल पाथ पे दो ही पोल्स का इफेक्ट देखने मिल रहा है। चारों पोल किसी भी पैरेलल पाथ को इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि लैप वाइंडिंग का एक पाथ दो ही पोल्स के नीचे से गुजरता है, चारों के नीचे से नहीं। अब इससे होता क्या है, अगर मान लो कोई भी एक पोल की मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, जैसे मान लो इसी पोल की कम हो गई, तो ये कितने पैरेलल पाथ को इंपैक्ट करेगा? ये दो को इंपैक्ट करेगा, चारों को नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पैरेलल पाथ में बनने वाला वोल्टेज कम हो जाएगा अगर एक पोल की मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। तो वोल्टेज कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि वोल्टेज होता है बीएलवी, ये तो हम जानते हैं ना, मोशनल ईएमएफ आ रहा है। तो अगर किसी की भी फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई तो उससे जुड़े पैरेलल पाथ का वोल्टेज घट जाएगा। अगर वोल्टेज घट जाता है तो फिर चारों पैरेलल पाथ में वोल्टेज सेम नहीं बनेगा। और ये हम बहुत अच्छे से पढ़े थे ट्रांसफार्मर के अंदर, अगर दो पैरेलल डिवाइसेस का ईएमएफ सेम नहीं होता देन देयर इज सर्कुलेटिंग करंट। यही तो याद है जब हमने बोला था अनइक्वल टर्न्स रेशियो आने से सेकेंडरी का वोल्टेज अनइक्वल हो जाता है, जिससे कि सर्कुलेटिंग करंट आता है। सेम ही चीज तो यहां बोल रहा हूं, चारों पैरेलल पाथ में अगर सेम वोल्टेज इंड्यूस नहीं हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा? सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये लिखो, इफ द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एनी पोल reduces, if the flux density of any pole reduces, the EMF induced in the two parallel path, under the influence of that pole will reduce, and hence
different parallel path will not have same EMF. Different parallel path will not have same EMF due to which क्या होगा भाई इससे, अगर सेम EMF नहीं आएगा, ड्यू टू विच देयर विल बी सर्कुलेटिंग करंट बिटवीन द पैरेलल पाथ. देयर विल बी सर्कुलेटिंग करंट बिटवीन द पैरेलल पाथ. अब लेकिन वेव वाइंडिंग का हर पैरेलल पाथ, वेव वाइंडिंग ऐसे चलती है ना वेव की तरह, तो सारे पोल्स के नीचे से गुजरती है. तो अगर किसी भी पोल में कोई डैमेज आ गया, खराब हो गया, फील्ड कम हो गई, तो उससे सभी पैरेलल पाथ पे बराबर इफेक्ट पड़ने वाला है. दो ही तो पैरेलल पाथ होते हैं, तो दोनों पे बराबर इफेक्ट पड़ेगा. ईएमएफ कम होगा तो दोनों का होगा, बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का ईएमएफ हर केस में बराबर रहेगा और कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं बनेगा. तो अगला पॉइंट ये लिखना, इन वेव वाइंडिंग बोथ पैरेलल पाथ पास अंडर ऑल द पोल्स, सो they experience equal impact of each pole and hence their EMF are equal at all times, so there is no circulating current. ठीक है, कोई सर्कुलेटिंग करंट आएगा ही नहीं. अब बात यह आती है कि सर्कुलेटिंग करंट आता क्यों है. तो एक क्वेश्चन बना के लिख लो इसको ऐसे ही, why does circulating current occur इन लैप वाइंडिंग. सर्कुलेटिंग करंट ऑकर क्यों होगा लैप वाइंडिंग में. तो पहला इसका सॉल्यूशन लिखो या पहला पॉइंट लिखो, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप ड्यू टू बियरिंग्स रिजल्टिंग इन डिफरेंट फ्लक्स. अब देखो, अगर हर पोल के नीचे एयर गैप बराबर नहीं होगा तो रिलक्टेंस बदल गई. अगर रिलक्टेंस बदल गई तो उस पोल के नीचे का फ्लक्स भी बदल जाएगा. अगला पॉइंट लिखना, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप कैन बी ड्यू टू इम्प्रॉपर जॉइंट बिटवीन पोल कोर एंड पोल शू. हमने ये बोला था ना, पोल कोर और पोल शू स्क्रूज की मदद से जोड़े जाते हैं. अगर वो पेच ढीला रह गया और एयर गैप बदल गया तब हमारा फ्लक्स बदल जाएगा. लास्ट लिख लेना, इम्परफेक्शन इन मटीरियल causes different flux. Imperfection in material causes different flux. ठीक है, अब समझते हैं. सर्कुलेटिंग करंट दिखाता हूं, बहुत अच्छे से समझेंगे. तो पहले एक काम करते हैं, बिना सर्कुलेटिंग करंट वाला केस ले लेते हैं. तो देखो, 4 पोल्स की ही मैं बात करूंगा. ठीक है, ये 4 ब्रशेस बन गए. 4 पोल्स मैं बना देता हूं, N1, S1, N2, S2. ये 4 पोल बन गए. अब 2 अपोजिट ब्रशेस हमेशा साथ में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, सेम पोल वाले. इसको थोड़ा नीचे से ले लेते हैं, ये आ जाएंगे टर्मिनल्स. ठीक है, तो हमने सेम पोलैरिटी वाले ब्रशेस एक साथ जोड़ दिए. अब ये मान लो हर पैरेलल पाथ का जो रेजिस्टेंस है सपोज 0.4 ओम है. ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि अंडर नॉर्मल कंडीशन हर पैरेलल पाथ में जो वोल्टेज इंड्यूस होने वाली है, जैसे ब्रश प्लस वाला मान लो, ये माइनस वाला, ये प्लस और ये माइनस, तो वोल्टेज ऐसे मान लो इसमें इंड्यूस होने वाली 50 वोल्ट है. ठीक है भाई,
अगर इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट समझाऊं तुम्हें, तो मेरे पास 4 पैरेलल पाथ हैं, हर एक में वोल्टेज 50 वोल्ट आ रही है और हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो 0.4 ओम है। ठीक है, ये लास्ट सोर्स हो गया अपना। अब देखो, चाहो तो यहां अगर मिलमैन्स थ्योरम लगाते हो तो तुम ये भी कह सकते हो चारों सोर्सेस को एक सोर्स में कन्वर्ट कर लो जो 50 वोल्ट का हो, और चारों 0.4 वाले रेजिस्टेंस मिलके बन जाएगा 0.1 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, और यहां चाहो तो एक लोड दिखा दो। मैं ऐसा बोल देता हूं कि सपोज यहां मुझे करंट चाहिए लेटस से 200 एम्पियर। ठीक है, यानी हर पैरेलल पाथ से कितना आ रहा है, सॉरी यहां से नहीं, इधर से ले लेते हैं, यानी हर पैरेलल पाथ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50 एम्पियर। तो इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज अगर निकालोगे V, तो कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 50 इंटू 0.4, ये हो गई 30 वोल्ट। ऐसा अभी के लिए मान लेते हैं। ठीक है, इतना डेटा मैंने तुम्हें एज्यूम करके दे दिया। अब जब चारों पाथ बराबर करंट डिलीवर कर रहे हैं तो इस कंडीशन में कोई सर्कुलेटिंग करंट की संभावना नहीं है। अब मैं आगे की बात करता हूं। अब जब मैं आगे की बात करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि अब मेरा एक पोल इनमें से किसी वजह से कम फ्लक्स देने लगता है या कम मैग्नेटिक फील्ड देने लगता है, तो उससे होगा क्या, उससे जुड़े दो पैरेलल पाथ का वोल्टेज अफेक्ट होगा। तो ऐसा कोई एक पोल मान लेते हैं चारों में से, N1 मान लेता हूं। तो अगला लिखना यहां तक नोट डाउन करने के बाद, एज्यूम N1 starts to generate reduced magnetic field or reduced flux, reduced magnetic field or reduced flux, due to which the voltage induced in two parallel path under N1 is reduced, तो अब कितना मान लें ऐसा मान लेते हैं, दूसरा फिगर है ये, तुम दोबारा ड्रॉ करके बनाना। ठीक है, N1 के नीचे दोनों पैरेलल पाथ में मान लो 48 वोल्ट आने लगा। ठीक है भाई, अब बात यह है ये कितना कितना करंट अब यहां पे हमारा जनरेट होगा। ठीक है, कितना करंट जनरेट होगा अगर यहां इन दोनों का वोल्टेज कम हो गया। तो ऐसा मान लो कि लोड का वोल्टेज अभी भी उतना ही है, या लोड का करंट फिक्स मान लो 200 एम्पियर ही हमें चाहिए। ठीक है, लोड से हमें 200 एम्पियर चाहिए, लेकिन अब सिस्टम कैसा बन गया, सिस्टम कुछ ऐसा बन गया, 48 वोल्ट, 0.4, 48 वोल्ट, 0.4, बाकी दोनों वोल्टेज ये मान लो अनअफेक्टेड है और किसी पोल पे असर ही नहीं पड़ा। ठीक है, 0.4 इनका वोल्टेज अभी 50 ही रहा, लोड अभी भी 200 एम्पियर मांग रहा है। अब मुझे ये अननोन है कि भाई कितना कितना करंट आ रहा है हर पाथ में और कितना टर्मिनल वोल्टेज है। अब ऐसा मानो कि यहां का वोल्टेज है V, तो अगर तुम्हें नोडल लगाना है 200 शुड बी इक्वल टू 50 माइनस V बाय 0.4 प्लस 50 माइनस V बाय 0.4 प्लस 48 माइनस V बाय 0.4 प्लस 48 माइनस V बाय 0.4, चारों मिलके कितना करंट दे रहे हैं, 200 एम्पियर। 0.4 को लेफ्ट में ले जाओ 80
196 माइनस 4v। तो अब ये कितना हो गया यहां से, 4v इज 116, v इज 428 एंड 49 36, 29 वोल्ट हो गया। 29 वोल्ट हो जाने से यहां से कितना कितना करंट आ जाएगा, 19/0.4 दैट इज 190/4, तो 95/2 47.5 एम्पियर, 47.5 एम्पियर। 50 माइनस 29 21/0.4 यानी 210/4। तो दो पैरेलल पाथ में करंट बढ़ गया है और बाकी दोनों में कम हो गया। तो मैं यहां पे भी दिखा देता हूं तुम्हें, देखो ये वाला करंट हो गया 47.5, ये भी हो गया 47.5, ये वाला हो गया 52.5, 52.5। अब इस वाले ब्रश पे कितना करंट पहुंचा, 95, इस वाले ब्रश पे 105, तो मिलकर के यहां आ गया 200। इस वाले ब्रश पे देखो 47.5 और 52.5 100, 47.5 52.5 100, तो यहां से कितना जा रहा है, 200। तो देखो लोड को तो करंट अभी भी 200 मिल रहा है, लेकिन दो पैरेलल पाथ का करंट कम हो गया और दो पैरेलल पाथ का करंट बढ़ गया। तो इसमें लिख लेना, द पैरेलल पाथ्स इन विच इंड्यूस्ड वोल्टेज इज रिड्यूस्ड generate less current and the parallel paths which have higher voltage generate more current। अब इससे हुआ क्या, देखो चार ब्रशेस में से दो ब्रश ऐसे हैं जो 100 एम्पियर ले रहे हैं, और वो बने भी 100 के लिए ही थे, क्योंकि जब हर पाथ 50-50 देता तो एक ब्रश में 100 एम्पियर ही जाना चाहिए था। लेकिन अब हुआ क्या, बाकी दो ब्रशेस में एक का करंट 95 हो गया और एक का हो गया 105, तो एक ब्रश का करंट कम हो गया, वेयर एज दूसरे ब्रश का करंट बढ़ गया। इससे क्या होगा, अगर किसी ब्रश में बहुत ज्यादा करंट चला जाए तो वो डैमेज भी हो सकता है। तो इसमें लिखना, ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट और अनइक्वल ईएमएफ, one brush handles higher current while other brush handles lower current. So the brush with higher current can get damaged, डैमेज हो सकता है भाई। अब ये तो रिस्क वाली बात हो गई। अब लेकिन यार बात ये नहीं समझ आई कहीं भी, ये सर्कुलेटिंग करंट आया कहां इसमें, सर्कुलेटिंग करंट मुझे समझना है, ठीक है ना, समझे सर्कुलेटिंग करंट एक बार। अब देखो पहले चारों के अंदर 50-50 एम्पियर था, मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर, इतना था ना। अब दो का तो करंट घट गया 47.5 हो गया और दो का बढ़ गया 52.5, तो तुम ये भी तो कह सकते हो कि 50 एम्पियर ही फ्लो कर रहा था, बट एक 2.5 का करंट ऐसे आ गया, ये जो मैं रेड में दिखा रहा हूं, एक 2.5 का करंट इधर से भी आ गया। अब देखो इस 50 के अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होके 47.5 बचा, इस 50 के अपोजिट डायरेक्शन में 47.5 बचा, लेकिन ये दोनों ऐड हो गए, 50 और 2.5 52.5, 50 और 2.5 52.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे एक्स्ट्रा 5 एम्पियर आ गया जिससे ये बन गया 105, और यहां 5 एम्पियर कम हो गया जिससे ये बन गया 95। तो तुम ये कह सकते हो कि 5 एम्पियर का सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर गया जिसने कि करंट्स को चेंज कर दिया। बात मेरी समझ आई कि जो 2.5 एम्पियर इधर लेस हुआ है और दूसरी जगह बड़ा है, तो उस 2.5 एम्पियर को हम अलग से एक एडिशनल करंट दिखा सकते हैं। देखो ये वाला फिगर मैं दोबारा बना के समझा देता हूं। अब मैं ईएमएफ रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैंने ये बोला कि पहले हम ऐसा बोलते थे कि चारों पैरेलल पाथ में 50-50 एम्पियर था, ठीक है ना। देखो इसी वाली बात को दोबारा समझना कि हो क्या रहा है। अब पोल्स वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है,
बस मैं तुम्हें सर्कुलेटिंग करंट शो करना चाहता हूं कि सर्कुलेटिंग करंट यहां दिखेगा कैसे। ठीक है, ऐसा ही हिसाब बन रहा था ना। अब देखो, पहले मैं ब्लू से दिखा देता हूं कि करंट्स कैसे थे। 50 50 50 50, यानी इधर से निकल रहा था 100, इधर से भी निकल रहा था 100, तो मिलकर के निकल गया था 200। इधर से एंटर कर रहा था 100, इधर से एंटर कर रहा था 100, तो मिलके एंटर कर रहा था यहां से 200। ऐसा था ना। अब जो रिजल्टिंग करंट्स आए नए वाले, तो वो ऐसे आए। ये बन गया 47.5, ये भी बन गया 47.5, ये बन गया 52.5, और ये भी बन गया 52.5। ठीक है, तो इधर से अब जाने लग गया 105, इधर से जाने लग गया अब 95, इधर इधर 100 ही रहा, तो बाहर तो अभी भी 200 मिला। तो मैंने बोला ये जो 50 से 47.5 हुआ है, तो तुम ये भी तो कहते हो 2.5 एम्पियर सब्ट्रैक्ट हुआ है, और इधर 50 से जब 52.5 हुआ है तो 2.5 ऐड हुआ है, तो 2.5 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो करा लो। सेम वे में इधर 50 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे ऐड करना है, तो ये हुआ ना। अब देखो यहां 2.5 मिलके 5 हुए तो 5 एम्पियर बढ़ गया, यहां 2.5 मिलके 5 हुए, 5 नीचे की तरफ, 100 ऊपर 5 नीचे, तो नेट कितना बना 95। तो ये जो ब्रशेस का करंट मॉडिफाई हुआ है, इसको ये 2.5 एम्पियर की टर्म्स में भी समझ सकते हैं। अब इसके बाद की बात करते हैं, ये जो 5 एम्पियर का एक्स्ट्रा आया, ये सर्कुलेटिंग कैसे है। सर्कुलेटिंग मुझे अभी भी नहीं समझ आया, सोच के देखो सर्कुलेटिंग किस बात का। भाई 2.5 एम्पियर के करंट ऐसे चले गए तो इसको सर्कुलेटिंग थोड़ी बोलेंगे। सर्कुलेटिंग क्या होता है, जो लूप में फ्लो करे। अब लूप कैसी बनी, इसमें 100 एम्पियर जा रहा था, इसमें 100 एम्पियर जा रहा था। अब देखना, जरा ध्यान से देखना, ऐसे कह सकता हूं यहां से 5 एम्पियर एक्स्ट्रा आ गया। अब देखना जरा, 100 जा रहा था, 5 अंदर आया, कितना बना 95। 100 जा रहा था, 5 बाहर आया, कितना बना 105। तो ये जो 5 एम्पियर का सर्कुलेटिंग करंट है 2.5 दोनों रास्ते में, ये अपना क्लोज लूप कहां से कंप्लीट कर रहा है, ये अपना क्लोज लूप बाहर से कंप्लीट कर रहा है, और इसीलिए इसको बोला गया सर्कुलेटिंग करंट। और इससे रिस्क क्या बन गया, इससे रिस्क ये बन गया कि एक ब्रश का करंट ज्यादा तो वो ब्रश डैमेज हो सकता है। तो इसमें लिखना, द सर्कुलेटिंग करंट कंप्लीट्स its closed loop through the external connection between the brushes, and it is detrimental to the brush. और क्या नुकसान है सर्कुलेटिंग करंट का, कॉपर लॉस निकालते हैं। कॉपर लॉस देखो, जब यहां निकालोगे तो चारों रास्तों में 50 एम्पियर का करंट है, रेजिस्टेंस है 0.4, तो 10,000 इंटू 0.4, ये आ गया 4,000। इधर अगर देखो कॉपर लॉस निकालोगे ना, तो एक बार निकालना, यहां मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। दो रास्तों में 47.5 है और दो में 52.5 है, तो एक बार निकालोगे तो इसका कॉपर लॉस ना इससे ज्यादा आएगा, तो कॉपर लॉस भी बढ़ जाता है। तो इसमें लिखना, कॉपर लॉस ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। कॉपर लॉस ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर्कुलेटिंग करंट से क्या क्या नुकसान हुए। अगर मैं ये पूछूं तो इससे दो नुकसान हुए। एक तो ब्रश पे लोड बढ़ गया,
कि एक ब्रश ज्यादा करंट कैरी कर रहा है, दूसरा ब्रश कम करंट कैरी कर रहा है। दूसरा नुकसान क्या हुआ सर्कुलेटिंग करंट से कि कॉपर लॉसेस बढ़ गए। अब बात है कि सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए देखो सर्कुलेटिंग करंट अनअवॉइडेबल है। पहली बात, सर्कुलेटिंग करंट कैन नेवर बी अवॉइडेड। अब फिर क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है सर्कुलेटिंग करंट से ब्रश डैमेज की। अगर ब्रश डैमेज की दिक्कत है तो तुम ये चाहोगे कि सर्कुलेटिंग करंट को क्लोज लूप कहीं और से मिल जाए, ब्रशेस से ना मिले। अभी ये 5 एंपियर का करंट ब्रशेस को क्यों अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये 5 एंपियर का सर्कुलेटिंग करंट अपनी क्लोज लूप बाहर से पूरी कर रहा है। अगर तुम इसको कोई और रास्ता दे दोगे क्लोज लूप पूरा करने का, तो ये 5 एंपियर ब्रश में एडिशनल नहीं जाएगा, और ब्रश में एडिशनल नहीं गया तो ब्रश डैमेज का रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगला पॉइंट ये लिखना, सर्कुलेटिंग करंट कैन नॉट बी अवॉइडेड बट वी कैन अवॉइड the effect of circulating current on brushes by providing a closed loop path to the circulating current within the armature so that it does not reach brushes, ठीक है, ब्रश तक पहुंचने ही मत दो। अब ऐसा कैसे करोगे, तो अगला पॉइंट लिखना, दिस इज डन बाय प्रोवाइडिंग इक्वलाइजर रिंग। दिस इज डन बाय प्रोवाइडिंग इक्वलाइजर रिंग which is essentially a copper wire that connects the points having the same potential together. अब देखो कैसे, मान लो मैं आर्मेचर दिखाता हूं, ये ना बेसिकली मैं कम्यूटेटर दिखा रहा हूं। मान लो ऐसे मैं कम्यूटेटर दिखा देता हूं, कॉइल्स तो कम्यूटेटर से ही जुड़ी होंगी ना, और कॉइल क्या होती है ना, जैसे अगर लैप वाइंडिंग है तो एक कम्यूटेटर से शुरू होके अगले पे खत्म हो जाएगी। बात तो लैप की ही करनी है ना हमें, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट है किसमें, लैप वाइंडिंग में। तो ये मैं कॉइल्स तुम्हें दिखा रहा हूं, हर कॉइल 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में कनेक्टेड है। ये कॉइल हो गई। अब मान लो तुमने ब्रशेस दिखा रखे हैं, 4 ब्रशेस हैं सपोज, ऐसा ही मान लो। अब जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए उन्हें कॉपर वायर से जोड़ दो। जैसे ये दोनों ब्रश वाले एक कॉपर वायर से जुड़ गए, ये दोनों ब्रश वाले एक कॉपर वायर से जुड़ गए। ठीक है, तो जो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा उन्हें आर्मेचर के अंदर एक कॉपर वायर से डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। अब जैसे देखो यहां पे क्या हो रहा था, ये 2.5 एंपियर का करंट ऐसे आ रहा था सर्कुलेटिंग करंट, और 2.5 एंपियर का ऐसे आ रहा था, तो ये क्लोज लूप बाहर से पूरी कर रहा था। अब क्या करेगा, ये 5 एंपियर का यहीं से पूरी कर लेगा। तो जो भी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए दे आर कनेक्टेड बाय अ कॉपर वायर, और उसे बोल देते हैं इक्वलाइजर रिंग। रिंग क्यों बोला, क्योंकि जब कॉपर वायर से 2 कॉइल्स को कनेक्ट करोगे या 2 से ज्यादा कॉइल्स को कनेक्ट करोगे तो वो रिंग की फॉर्म में ही हो सकता है, एक सर्कल की फॉर्म में ही हो सकता है, क्योंकि आर्मेचर क्या है, सर्कुलर। तो इससे क्या हुआ, जो सर्कुलेटिंग करंट था वो ब्रशेस तक नहीं पहुंचेगा, वो अंदर से ही अपने क्लोज लूप को कंप्लीट कर लेता है। ये बात क्लियर है। अब लास्ट लिखना, एडवांटेजेस ऑफ वेव वाइंडिंग ओवर लैप वाइंडिंग। एडवांटेजेस ऑफ वेव वाइंडिंग ओवर लैप वाइंडिंग। पहला, वेव वाइंडिंग रिक्वायर्स ओनली 2 ब्रशेस whereas lap winding requires brushes equal to number of poles. Lap winding requires brushes equal to number of poles. ठीक है, अगला, wave winding has higher voltage rating
एज कंपेयर टू लैप वाइंडिंग, हायर वोल्टेज रेटिंग एज कंपेयर टू लैप वाइंडिंग। अगला, वेव वाइंडिंग डज नॉट हैव सर्कुलेटिंग करंट, सो इट डज नॉट रिक्वायर इक्वलाइजर रिंग, सो इट डज नॉट रिक्वायर इक्वलाइजर रिंग, जबकि लैप वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग जरूरी है। ठीक है ना, तो वेव वाइंडिंग में ऐसा नहीं जरूरत होता। बात है जब इतनी ही अच्छी है वेव वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग का क्या पर्पस हुआ? लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ ज्यादा है तो उसकी करंट रेटिंग ज्यादा है, तो जहां ज्यादा करंट रेटिंग की जरूरत होती है वहां वेव वाइंडिंग नहीं, वहां लैप वाइंडिंग यूज होगी। तो ये भी लिख लेना, बट फॉर हाई करंट रेटिंग लैप वाइंडिंग इज प्रेफरेबल ओवर वेव वाइंडिंग। हाई करंट रेटिंग लैप वाइंडिंग इज प्रेफरेबल ओवर वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, आज जैसे हमने क्या देखा, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, जहां एक से ज्यादा क्लोज वाइंडिंग एग्जिस्ट करती हैं एक ही आर्मेचर में, तो पैरेलल पाथ बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा डमी कॉइल, स्प्लिट कॉइल, और फिर हमने देखा सर्कुलेटिंग करंट और इक्वलाइजर रिंग। इस पे जो है ना छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, इक्वलाइजर रिंग कहां रिक्वायर्ड है? तुम बोलोगे लैप वाइंडिंग में, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट वहीं होते हैं, और इक्वलाइजर रिंग करती क्या है? सर्कुलेटिंग करंट को क्लोज पाथ दे देती है आर्मेचर के अंदर से, ताकि वो ब्रशेस तक ना पहुंचे और ब्रश को खतरा ना हो। ठीक है, तो इतनी सब बातें अगर तुम्हें पता है आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन पे हमने बात की, छोटे छोटे टर्म्स पे हमने बात की, टेक्निकल टर्म्स पे बात की, तो इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आगे की बातें अगले लेक्चर में। थैंक यू।